गहनों के चोर। शंकरलाल समरगंज में रहता था। वो बहुत ही समझदार इंसान था। वहाँ के राजा उसकी बहुत तारीफ करते थे और उन्होंने शंकरलाल को अपने यहाँ सलाहकार नियुक्त कर रखा था। राजा के दरबार में कैसा भी मामला आए, शंकरलाल उसे चुटकियों में हल कर देता था और राजा उन्हें हमेशा इनाम में कुछ न कुछ देते रहते थे। ये देखकर बाकी दरबारी उसे चिढ़ते थे। अरे भाई राम गुलाम, राजा तो सब कुछ शंकरलाल को ही दे देते हैं, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। शंकरलाल जो कुछ भी राजा से मिलता घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। अरे भगवान, ये लो, देखो राजा ने आज कितना सुंदर हार दिया है इनाम में, लो इसे संभाल कर रख दो गहनों वाली पोटली में। जी अच्छा, मैं रख देती हूँ। और शंकरलाल की पत्नी सारे गहनों को एक पोटली में बांधकर बक्से में संभाल कर रख देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल समरगंज में बहुत महामारी फैली। महामारी ने पूरे राज्य को जकड़ लिया। सैकड़ों लोग मरने लगे और महामारी के डर के मारे लोग समरगंज छोड़कर जाने लगे। राजा ने अपने आप को राजमहल में कैद कर लिया। राजा ने राज दरबार की सारी कार्यवाहियां बंद कर दी। अगले दिन शंकरलाल की पत्नी अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर जाने लगती है और वो शंकरलाल से कहती है, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? भाग्यवान, मैं तो राज्य का कर्मचारी हूँ, मैं राज्य का सेवक हूँ। इधर गांव खाली होता देख कुछ चोर मौके का फायदा उठाते हैं और वो लोगों के घरों से सामान चोरी करने लगते हैं। रात को वो चोर शंकरलाल के घर चोरी करने पहुँचते हैं, लेकिन शंकरलाल पहले से ही सावधान था। शंकरलाल के मन में चोरों से बचने और उन्हें पकड़वाने का एक विचार आया। जैसे ही चोर उसकी खिड़की के पास आए, शंकरलाल जोर जोर से बोलने लगा, अरे बेटा, तुमने वो गहनों की पोटली कहाँ रखी है? पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैंने वो गहनों की पोटली पुराने खंडहर के बीचों बीच दबा के रखी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाबाश बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। चोर शंकरलाल की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। दादा, हम कल जाकर वहाँ से गहने चोरी कर लेंगे, चलो आज किसी दूसरे घर में चलते हैं। ऐसा कहकर चोर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शंकरलाल चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और राजा के सिपाहियों को लेकर पुराने खंडहर में छुप जाता है। रात होते ही जैसे ही चोर वहाँ चोरी करने आते हैं, राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चोरों के पकड़े जाने पर राजा शंकरलाल की तारीफ करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। भाई शंकरलाल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें समस्या का निदान करना आता है। आपका धन्यवाद महाराज। बाइक चिकन शवरमा रोल। सलीम बाबरपुर में एक होटल में काम किया करता था। वो होटल में कुक का काम करता था। वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था। खासकर उसके हाथ के बने चिकन शवरमा रोल की सभी तारीफ किया करते थे और वो खाने के लिए उस दुकान में दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके शवरमा रोल खा लेता, उसकी बहुत तारीफ करता और सभी से कहता, भाई बाबरपुर जाओ तो असलम की दुकान में सलीम के हाथ बने शवरमा रोल खाना मत भूलना। खासकर चिकन शवरमा रोल वो बहुत अच्छे बनाता है। सलीम के मालिक असलम उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे समय समय पर इनाम भी दिया करते थे। अरे भाई सलीम, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत कमाई हुई है, ये लो अपना इनाम। सलीम इनाम में दी गई मोटरसाइकिल देखकर हैरान रह गया। अरे असलम सेठ, मोटरसाइकिल? हाँ सलीम, ये तुम्हारी ही है। भाई तुम काम जो इतना करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम सेठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सभी दुकानें बंद हो गईं। सभी लोगों की नौकरियां जाने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद असलम ने भी सलीम से कहा, देखो सलीम, तुम्हें तो मालूम ही है, लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकान बंद है। मैं तुम लोगों को और बिठाकर तनख्वाह नहीं दे सकता, तुम लोग कोई और काम देख लो। लेकिन असलम सेठ, हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? भाई मुझे माफ़ करना,
मैं तुम्हें हटाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सलीम दुखी होकर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। सलीम को उदास देखकर उसके अब्बा उससे पूछते हैं, अरे सलीम मियाँ, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो भाई? क्या करूं अब्बा, नौकरी जो चली गई है, अब क्या करूंगा मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे हाथ में हुनर है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तभी सलीम का दोस्त जकी वहां पर आता है। सलीम उसे सारी बात बताता है। सलीम की बात सुनकर जकी उससे कहता है, अरे सलीम, तुम परेशान क्यों होते हो, अब तो लॉकडाउन में छूट मिल गई है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मोटरसाइकिल पे शवरमा रोल बेचना शुरू करो, गली गली जाकर बेचो, देखो अपना खुद का काम करो। सलीम के अब्बा भी जकी की बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ सलीम, जकी ठीक कह रहा है बेटा, तुम कल ही शवरमा रोल बेचना शुरू करो। सलीम दोनों की बात मान लेता है और अगले ही दिन से अपनी मोटरसाइकिल पर चिकन शवरमा रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और वो दिन पर दिन अधिक पैसे कमाने लगता है। और अब आसपास के सभी लोग रोज मोटरसाइकिल वाले सलीम चिकन शवरमा रोल का इंतजार करते हैं। विजयपुर गांव में बॉबी नाम का एक लड़का रहता था। उसे लोगों से तोहफे लेना और तोहफे देना अच्छा लगता था। वो चाहता था कि हर कोई उसे तोहफे दे। पापा पापा, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे एक तोहफे में क्या देंगे? हाँ बेटा, मुझे याद है, देखो मैं तोहफे में तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ, गाड़ियाँ हैं, गुड्डा गुड़िया है, बंदूक है और भी कई खिलौने हैं। लेकिन बॉबी का मन अपने घर के खिलौनों से नहीं भरता था। वो तो चाहता था कि उसके दोस्त भी उसे काफ़ी तोहफे दें, इसीलिए वो अपने दोस्तों से भी काफ़ी तोहफे मांगता था। अरे मोहन, तुम्हें पता है ना मेरा जन्मदिन है, आज तोहफा ला रहे हो ना तुम मेरे लिए? और श्याम, तुम भी? हाँ हाँ बॉबी, हम तोहफे जरूर लाएंगे, तुम फिक्र मत करो। और उसके दोस्त भी उसके लिए तोहफे लेकर आते हैं। समय के साथ साथ बॉबी बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अपनी शादी में भी वो दोस्तों से तोहफे की मांग करता है। अरे मोहन, श्याम, मेरी शादी है यार, तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ हाँ बॉबी, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ बॉबी, हमें पता है तुम्हें तोहफों से बहुत प्यार है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए तोहफे भी लेकर आएंगे। बॉबी के सभी दोस्त उसकी इस आदत से परेशान थे। वो लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे। बॉबी की शादी को 1 साल बीत जाता है। वो अपनी शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता है और अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण देता है, लेकिन साथ में वही शर्त भी रख लेता है कि सभी लोग तोहफे लेकर आएंगे। अब बॉबी के सभी दोस्त उसको सबक सिखाने की ठान लेते हैं। बॉबी, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। अरे आओ आओ मोहन, कैसे हो? आओ श्याम भाई, कैसे हो? तोहफे लाए हो ना? हाँ हाँ बॉबी, फिक्र मत करो, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। मोहन उसे एक बहुत बड़ा बक्सा देता है। उस बक्से के अंदर कई छोटे छोटे खिलौने थे, जिन्हें देखकर बॉबी खुश हो जाता है। शादी की सालगिरह मनाने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद बॉबी मोहन को फोन करता है। अरे मोहन, कैसे हो भाई तुम? क्या हुआ बॉबी, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार, मैं तो दुखी आ गया हूँ, मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे आखिर क्या हुआ ऐसा? अरे पता नहीं यार, मेरे घर में बहुत बदबू आ रही है, लगता है किसी खिलौने से आ रही होगी। मोहन और श्याम बॉबी के घर पहुंचते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बॉबी का सारा सामान बाहर आंगन में पड़ा था और उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मोहन आगे आकर बॉबी की बीवी से माफी मांगता है और कहता है, भाभी जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बॉबी को सबक सिखाने के लिए उसके खिलौनों में मरी हुई छिपकली रख दी थी। ये सुनकर बॉबी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी श्याम उसे समझाता है, बॉबी दोस्त, देखो तुम्हारी ये आदत छुड़ाने के लिए ही हमने ऐसा किया था, ताकि तुम्हें आगे अपने बच्चों के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। अब बॉबी अपने दोस्तों की बात समझ चुका था और उसने तोहफे मांगना छोड़ दिया। उसकी बीवी ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर। ये कुछ ही दिन पहले की बात थी। नागपुर नाम के एक गांव में किसान ट्रैक्टर के सहारे या बैल के सहारे से हल चलाते थे।
उसी गांव में धर्मेंद्र करके एक सेठ रहा करता था। वह सारे गांव वालों को भाड़े पे अपना ट्रैक्टर देता था और किसानों से अधिक पैसा वसूल करता था। जीवन नाम का एक किसान अपने दोनों बेटियों के साथ उसी गांव में रहा करता था। उसके पास छोटा सा जमीन भी था, लेकिन उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर या बैल नहीं थे उसके पास। एक दिन जीवन धर्मेंद्र के पास जाता है और ऐसा पूछता है, सेठ जी, मुझे सिर्फ 4 दिन के लिए ट्रैक्टर भाड़े पे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक दिन के लिए 2000, 4 दिन बोले तो 8000 और जीएसटी मिला के 10,000। सारे पैसे देकर ट्रैक्टर को लेके जाओ। अरे सेठ जी, मेरे पास उतने पैसे हो तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? 10,000 दे के लेना है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसके बाद जीवन वहां से चला जाता है और सारी बात अपनी दोनों बेटियों को बोलता है। तभी उसका बड़ी बेटी ऐसी बोली, पिताजी, आप चिंता मत करो, हम आपके ही बेटियां हैं, आपको इतना उदास नहीं देख सकते। कल हम जाकर खेत को जोतेंगे, आप घबराइए मत। ऐसा बोलकर अगले ही दिन दोनों बेटियां और जीवन जाकर खेत को जोतने लगे। दोनों बेटियां बैल की तरह हल को खींच रहे थे और जीवन पीछे से हल को संभाल रहा था। ऐसा पूरा खेत को जोत लेते हैं, लेकिन इस पूरे काम को एक नौजवान ने वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे डाल देता है और कुछ ही घंटों में लड़कियां बैल की तरह हल को खींचने वाला वीडियो वायरल हो जाती है। सारे लोग सोशल मीडिया में फॉरवर्ड और शेयर करने लगते हैं। इस तरह वह वीडियो एक सिनेमा सुपरस्टार सोनू भाई भी देखता है। अरे बेचारे लड़कियां कितना तकलीफ उठा रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में बैलों की तरह हल को उठा रहे हैं। सोनू भाई की दिल बहुत अच्छी थी। तुरंत उसके मैनेजर को बुलाकर नागपुर जाने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वहां जाकर सोनू भाई देखा तो वीडियो में जैसा था ठीक ऐसा ही जीवन और उसके दोनों बेटियां खेत को जोतने लगते हैं। रुको रुको रुको, अब मैं आ गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। तभी जीवन ऐसा बोला, साहब, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे किसानों की है जो एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। इस गांव और बगल के गांव में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर का इंतजाम करते हैं। इसका मैंने इंतजाम कर लिया है। देखिए, मैं आपके लिए एक ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ। इसे आप सारे गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काम हो गया तो आसानी से वह दूसरे किसान को दे सकता है। ऐसा बोलते ही जीवन उस ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर से अपना खेत जोतकर फिर दूसरे किसान के खेत में हवा में जाकर उसे छोड़कर आता है। तभी सारे गांव वाले उस सुपरस्टार एक्टर सोनू भाई को धन्यवाद बोलते हैं।